Good morning, friends. I'm Vinod Rawat and you are watching me on Rawat Classes जोधपुर. आज मैं ये कल भी आपको मैंने एक दी थी आज एक्सरसाइज, और आज मैं आपके सामने एक और एक्सरसाइज लेके आया हूँ, ठीक है, इन विच वी विल डिस्कस सम idioms and phrases. So stay with me. Let's start. इसमें पहला है, the way he is working, he is going to flog himself to death. ठीक है. एक आपने फ्रेज इडियम सुना होगा, फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, वो भी मैंने इसमें दे रखा है. लेकिन टू फ्लॉग वन सेल्फ टू डेथ का अर्थ होता है टू, ठीक है ना आपका, टू वर्क टू हार्ड, मतलब जरूर से ज़्यादा हार्डवर्क करना. ये तो हार्डवर्क है ना, काम काम करके करके आप मर जाओ, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है. तो फ्रेज क्या है? फ्लॉग. ये फ्रेज बनता है. इन फ्रेज को बनाइए, मुंह पे चढ़ाओ, सेंटेंस बनाओ. तो सेंटेंस मैंने दे रखा, उसके अलावा और सेंटेंस बनाओ. फ्लॉग वन सेल्फ डेथ, ठीक है. ही इज फ्लॉगिंग हिमसेल्फ टू डेथ टू रेज अ सम ऑफ ₹5 लाख. तो 5 लाख रुपए की रकम जमा करने के लिए वो ऐसा काम कर रहा है कि काम कर करके वो मर जाएगा, ठीक है. तो कैसे कहोगे? ही इज फ्लॉगिंग हिमसेल्फ टू डेथ. बहुत सुंदर भाषा बनानी हमको आनी चाहिए बच्चों. और जो भी हम शब्द सीखते हैं, फ्रेज सीखते हैं, इडियम सीखते हैं, उनके अगर हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो वो बेकार है. जब सेंटेंस बना के बोलते रहोगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है. इज फ्लॉगिंग हिमसेल्फ टू रेज, और रेज का मतलब रकम इकट्ठा करना होता है. टू रेज अ सम ऑफ ₹5 लाख, ठीक है. 5 लाख रुपए की रकम जमा करने के लिए, रकम खड़ी करने के लिए, ठीक है ना आपका, वो मर मर के काम कर रहा है, यानी काम कर करके मर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है. तो इसमें जो मीनिंग होगा, आपका आंसर होगा, वो मैं उसको रेड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है. वर्क टू हार्ड. ग्रीडी होना, ये स्पेलिंग गलत होगी. गट्सी है बच्चों. बी वेरी गट्सी. गट्सी करता था हिम्मत वाला, ये भी इसका मीनिंग नहीं. कंटेम्पचुअस करता दूसरों को नफरत से ट्रीट करे. ये कंफ्यूज वर्ड में कभी कराऊंगा, कंटेम्पचुअस और कंटेम्प्टेबल, ठीक है. आपको मैं इसको नोट भी कर देता हूँ और कभी आपको मैं इसको करा दूंगा, ठीक है. कंटेम्पचुअस वो आदमी होता है जो दूसरों को नफरत से ट्रीट करता है, ठीक है. ही ट्रीट्स अदर्स विथ कंटेम्प्ट, या ही ट्रीट्स पीपल कंटेम्पचुअसली, या ही इज कंटेम्पचुअस टुवर्ड्स द पुअर, ठीक है. ध्यान रखना. बाकी बाद में कराऊंगा आपको. इसको कंफ्यूजन हो सकता है आज ही एक वीडियो डाल दूँ. उसको तैयार कर रहा था, मैंने कहा था एक्सरसाइज तैयार करने में बच्चों टाइम लगता है, बनाना पड़ता है, ऑप्शन लिखने पड़ते हैं, और ये ऑप्शन करके करना ही ठीक रहता है. एक बार आप पता नहीं देखते हो तो अपना नुकसान करोगे. आपको देखना चाहिए इसको अच्छी तरह, सारे ऑप्शन को देखना चाहिए, एक एक ऑप्शन का अर्थ जानना चाहिए. ग्रीडी लालची, गट्सी में हिम्मत वाला, कंटेम्पचुअस दूसरों को नफरत से ट्रीट करने वाला. संडे बनाओ ऐसे है. क्या इसके साथ तू भी काम कर ले? ये तो इतना काम कर रहा है कि मर जाएगा. आई डू नॉट वांट टू फ्लॉग माई सेल्फ टू डेथ. तो आप जो कंफर्टेबली सेंटेंस को बोलोगे तभी आपको भाषा भी आएगी, नहीं तो भाषा नहीं आएगी, ठीक है. आगे चलिए सेकंड सेंटेंस में. इफ़ यू कमिट सिंस, सिन के साथ में जो वर्ब लगाते हैं वो कमिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं. कमिट का मतलब चोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सुसाइड के लिए. ऐसे छोटे फ्रेजेज आपकी डायरी में लिखे रहने चाहिए, और उनके साथ साथ में एक एक सेंटेंस भी. ही कमिटेड सुसाइड, यू हैव कमिटेड अ ब्लंडर. ब्लंडर का अर्थ होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, इसलिए ब्लंडर के साथ में मिस्टेक का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है. या ही हैज कमिटेड अ सीरियस मिस्टेक, और कमिट सिंस ऑल्सो. अगर आप जानबूझ के सिंस करोगे, पाप करोगे, डेलिब्रेटली का होता है विटिंगली, जानबूझ के लिए, जानबूझ के, नोविंगली. इफ़ यू कमिट सिंस, कभी कभी कोई पाप अनजाने में हमसे हो जाता है. किसी का दिल दुख गया हमसे, किसी के पाँव पे हमारा पाँव पड़ गया, उसको तकलीफ पहुंच गई. कभी किसी बात से किसी को ठोस ठेस पहुंच गई, पता नहीं था कि इसको पहुंचेगी. बात कह रहा हूँ, तो ये तो आपका डेलिब्रेटली नहीं हुआ. लेकिन अगर आप सेंटेंस करते हैं कि अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं, दे मीन सिंस, योर सिंस विल कम होम टू रूस्ट. होम की जगह आप चाहो तो बैक भी लगा सकते हो सकता है कभी फ्रेज में ये बैक हो, तो घबराना नहीं है.
सर ने तो होम सिखाया था, तो ये कम बैक भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। कम बैक टू रूस्ट या कम होम टू रूस्ट, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि आपके, जैसे अपन कहते हैं ना कि हमारे पाप आपके सामने आएंगे, अगर आपने पाप जानबूझ के किए तो पाप आपको ट्रबल करेंगे। इसका अर्थ होता है कम बैक टू ट्रबल, वापस आके सताना, आपके लिए परेशानी का कारण बनना, ठीक है। बी इन सुपरमेसी, ये तो हो नहीं सकता। ये सुपरमेसी वर्ड ठीक है, रलने लगी हुई है, ठीक है, पीआर कर दो उसको, ठीक है। सुप्रीमेसी का तो होता है बिल्कुल बहुत ऊंचे और एक ऐसे स्थान पे होना जिसमें आप सबको कंट्रोल कर सको। दैट्स राइट, अमेरिका इज इन ए सिचुएशन ऑफ सुपरमेसी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम बैक टू ट्रबल। तो अच्छी तरह सुन दो बच्चों, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने जानबूझ के पाप किए तो आपके पाप आपको पाप वापस आएंगे वो, और आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। सोर्स ऑफ जॉय हो नहीं सकता है, हाँ, नन ऑफ दीज का मतलब कोई है नहीं। थर्ड में आइए, हिज पेरेंट्स हैव नो से, ये भी एक तरह का इडियम है। हैव नो से मीन्स मेरे माँ बाप इन मामलों में कुछ नहीं कह सकते, उनकी पापा मम्मी की इसमें ऐसे मामलों में नहीं चलती, ठीक है। एक ने कहा उसके पापा थे आपके कॉलेज में, तो उसने कहा यार मेरा ये काम करवा दे। उसने कहा यार मेरे पापा कॉलेज में तो हैं, बट ही हैज़ नो से इन दिस मैटर्स। इसका अर्थ हो गया कि उनके इन मामलों में नहीं चलती। इसमें से आपका नाउन है, ध्यान रखना, और नो आपका एडजेक्टिव है। हिज पेरेंट्स हैव नो से इन द फैमिली मैटर्स, इसका मतलब फैमिली मैटर्स में उसके मम्मी पापा की नहीं चलती है, उनके कोई सुनता नहीं है, चलती भी नहीं है। हिज ग्रैंड माँ रूल्स द रूल्स, उसकी दादी की चलती है, ठीक है। तो दादी की चलती है मतलब क्या बात, दादी का ही सारा उसमें रुतबा है, मम्मी पापा का बेचारा कुछ नहीं है। तो इसका मीनिंग हो जाता है कॉल्स द शॉट्स। एक्चुअली ये नाटक और फिल्मों के डायरेक्टर से लिया हुआ है। शॉट रेडी हो गया, भाई चलो लाइट कैमरा एक्शन, कौन बोलता है, और फिर आदमी पैकअप तो अब बंद हो गया, इसको कहते हैं कॉल द शॉट्स। शॉट रेडी है, बोलो भाई आओ भाई, ओके, कैमरा रोलिंग, कैमरा रोल, क्या बोलते हैं, कैमरा रोलिंग, तो शूटिंग शुरू हो जाती है। तो अगर जो भी आदमी एक बड़ी पोजीशन में होता है और वो लोगों को ऑर्डर देता है काम करने के लिए, तो उसको, ये भी एक तरह का इडियम है, इसका मीनिंग भी इडियम में ही है, कॉल द शॉट्स, ठीक है। कॉल द शॉट्स मीन्स ही मैनेजेस एवरीथिंग, दैट्स राइट, ठीक है। कोई आदमी ओवर पावरिंग है तो वो बहुत ताकतवर है, दूसरों को काबू कर लेता है। कोई आदमी मार्टिनेट है तो वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर है। ये आपको वन वर्ड में 20 बार एग्जाम में आ चुका है। मार्टिनेट का अर्थ होता है आ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, मार्टिनेट ये नाउन है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है बच्चों, आ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कठोरता से अनुशासन को लागू करता हो। आपके पापा अगर कठोर अनुशासन घर में रखते हैं तो आप कह सकते हो माय फादर इज अ मार्टिनेट। और डोमिनेटिंग सेम है, डोमिनेटिंग का अर्थ होता है जो बहुत रोब दाब वाला हो, दूसरों में हुक्म चलाने वाला हो। इसमें हुक्म चलाने का सेंस नहीं है, रूल्स का अर्थ है कि ही मैनेजेस एवरीथिंग, है ना, ही डिसाइड्स व्हाट टू डू, ही डिसाइड्स, है ना आपका, कि हु टू कॉल, ये सब वो डिसाइड करते हैं दादी साहब, है आपका। he has the final say, she has the final say in my family matters, दादी की चलती है। तो बहुत अच्छा सा फ्रेज है, वैसे इवन निजी जीवन में हमको आना चाहिए, आप ठीक है। आप फोर्थ में आइए, यू हैव मेड, इफ यू हैव मेड द स्क्रैच ऑन द वॉल। तो एक लड़के ने अपने भाई को कहा होगा कि अगर तेने दीवार पे ये अच्छा कर रहा होगा, दीवारें भी अच्छी थी, ये स्क्रैच का मतलब कोई खरोच तेने लगाई है ना, तो फिर तो पनिशमेंट पाने के लिए तैयार है। बी रेडी टू फेस द म्यूजिक फ्रॉम मॉम, माँ फिर तेरे को सजा देगी अगर तेने ये स्क्रैच किया तो, ठीक है। समझ आ गया, फेस द म्यूजिक मीन्स, ठीक है, टू गेट पनिशमेंट, टू फेस पनिशमेंट। पनिशमेंट कभी डांट के रूप में भी हो सकता है, तो वहाँ भी आप फेस द म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यू विल फेस द म्यूजिक फ्रॉम द बॉस फॉर कमिंग ऑफिस लेट। खूब सारे सन्ने बना, उनको बोलिए आप, बाकी सिंपल है, गेट फिनिश, कुछ नहीं, इसका मीनिंग यही है, टू गेट पनिशमेंट। पांचवें पे आइए, द स्टाफ ऑफ दिस कंपनी वेंट ऑन अ टोकन स्ट्राइक। ना टोकन स्ट्राइक का अर्थ होता है बच्चों सांकेतिक हड़ताल, जिसे हिंदी में कहते हैं सांकेतिक हड़ताल। ये हड़ताल का अर्थ क्या होता है,
ये छोटी सी हड़ताल होती है सांकेतिक, 1 दिन की, 2 दिन की, कुछ घंटों की, ताकि जो मैनेजमेंट है, जो आपके सीनियर अफसर हैं, उनका ध्यान आपकी प्रॉब्लम तरफ जाए, और अगर ये फेल होता है तो वो एक पूरी स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया आपका? तो if I say the staff of this company went on a token strike to draw the attention of the management to their problems, if it fails, है ना, they would go on a full-fledged, failed करो इसमें टेंस के हिसाब से, और अगर ये फेल हुआ तो वो पूरी स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो टोकन स्ट्राइक उल्टा हो जाएगा टोटल स्ट्राइक, और ये हो जाएगा शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। ठीक है ना, किसी को वार्निंग के रूप में छोटी स्ट्राइक जो है वो करना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सांकेतिक हड़ताल। ठीक है, 6th में आइए, एवरीथिंग वाज हॉन्की डोरी। हॉन्की डोरी मीन्स गुड, हैप्पी। ठीक है ना, एवरीथिंग इज नॉट हॉन्की डोरी इन हिज लाइफ। उसके जीवन में सब कुछ मजेदार नहीं है, इसका मतलब तकलीफें भी हैं। तो सेंटेंस का अर्थ है एवरीथिंग वाज हॉन्की डोरी टिल ही फेल फाउल ऑफ द मैनेजर। जब से और उसके मैनेजर की अनबन हुई, ठीक है, आपको दोनों का डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है, उससे पहले सब कुछ बढ़िया था। इस सेंटेंस का ये अर्थ है। ये फ्रेज है टू फॉल फाउल ऑफ समबडी। ठीक है, टू फॉल पास्ट टेंस में फेल हो गया, ये फ्रेज है। इसका अर्थ होता है, ठीक है, टू स्ट्रेन वंस रिलेशंस विद समबडी। आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं फिर आपको, ये इसका मीनिंग है। स्ट्रेन का मतलब उन पर रिश्तों पे तनाव आ जाता है। रिश्तों पे तनाव आ गया तो रिश्ते अच्छे तो नहीं रहते। तो इसका मीनिंग फिगरेटिवली हो जाएगा हैव डिसएग्रीमेंट विद समबडी। ठीक है, तो कह रहा, और ये जो सेंटेंस का अर्थ है कि सब कुछ ठीक था तब तक जब तक मैनेजर उसकी अनबन नहीं हुई। ठीक है ना, आपको जब हो गई तो दोनों की एक ही ऑफिस में भी रहना बड़ा मुश्किल से और काम की। ठीक है, साथ में भाव। दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट, शुरू करते हैं फिर बंद करते हैं, शुरू करते हैं बंद कर देते हैं, फिर 10 दिन करते हैं नहीं, फिर शुरू करते हैं 10 मिनट के लिए। तो अगर कोई भी काम आप रेगुलरली नहीं करते हो तो उसके लिए फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है। टू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स नॉट वर्क, इसका मीनिंग नेगेटिव, बाय नॉट वर्क रेगुलरली या टू वर्क इरेटिकली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें आगे बच्चों इसका पूरा फ्रेज के लिख के इसको याद करो। टू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, द्वारा पढ़ा तो आपने शुरू कर, फिट का द्वारा होता है। ठीक है ना, इन फिट ऑफ एंगर, अ फिट ऑफ एपिलेप्सी, है ना। तो ये द्वारा है, द्वारा पड़ गया तो अरे चलो करो, काम करो, आधा पौन घंटा किया, फिर बंद कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, फिर बंद कर दिया। इसका मीनिंग होता है टू वर्क इरेगुलरली। ठीक है, और दूसरा उसका सिनोनिम हो जाता है इरेटिकली। ठीक है, अगर आपकी बिजली की सप्लाई आपके एरिया में इरेटिक है तो वो रेगुलर नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत सुंदर फ्रेज है, बहुत साधारण भी है, बहुत कॉमन है, बल्कि एक क्लीशे बन गया है, बहुत बार यूज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। डू नो द न्यू मैनेजर थॉट ही वुड गिव द एम्प्लॉयज इनफ रोप। इनफ रोप का अर्थ होता है छूट, काफ़ी छूट, कि जैसा काम करना चाहें करें। फॉर द फर्स्ट 6 months आफ्टर विच ही वुड चेक द होल, he would check the work done himself। तो उसने ये किया, पहले उसने कहा कि भैया अगर इनको करने देते हैं, ये नहीं करते हैं मैं बाद में देखूंगा। ऐसे करना भी चाहिए मैनेजर, अच्छी बात है। शुरू से बहुत टाइट कर दोगे तो लोग कहेंगे यार तो आप उन पर छोड़ दो, भैया काम मेरे को दिन में पूरा चाहिए, कैसे करोगे कब करोगे मुझे पता नहीं, करो। ठीक है, तो उनको एक फ्रीडम तो दो एक्शन करने की। ठीक है, तो ये फ्रेज है बच्चों, और इसका अर्थ होता है टू गिव समबडी इनफ रोप। इसका तो ये मीनिंग हो जाएगा टू गिव समबडी, ठीक है ना, आपका इनफ फ्रीडम, उनको इतनी फ्रीडम दे दो अपने आप काम कर सकें। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, मैंने ऊपर रेड किया कि इसको नहीं किया, रेड के लिए हाईलाइट कर दिया है, रेड भी कर देता हूँ। ठीक है, और इसका हो जाएगा बच्चों इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। फ्रीडम देनी चाहिए, उन पर भी आत्मविश्वास बढ़ता है, और सर के ऊपर वो चढ़ के रहोगे तो वो फिर सरकारी काम करेंगे। ठीक है, देख रहा था किया नहीं, दवा खाया, ये भी बहुत सिंपल है, 20 बार मैंने पहले भी करा रखा। ऑल एट सी, कंफ्यूज, पजल्ड। ठीक है, तो सिंपल सा है। He was all at sea when he saw the paper।
एग्जाम पेपर देखा तो पता लगा ये क्वेश्चन कौन से हैं, बाद में पता लगा ये पेपर उल्टे पुल्टे आपको दे दिए गए हैं। तो ऑल एट सी मीन्स कंप्लीटली कंफ्यूज्ड या पजल्ड। 10वें पाए भाई आप, ये भी एक छोटा सा इडियम है, बहुत सुंदर सा। द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कंसेंसस वर्कर्स डिसगस्टेड। अब ये थोड़ा समझने की चीज है। स्वीपिंग स्टेटमेंट का तो होता है जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट या जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जो आपने जनरली सबके लिए बोल दिया है। अभी समझाता हूँ आपको अच्छी तरह से। हाँ, तो ऐसा जब किसी ने और ये स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई बहुत बढ़िया इसका वो नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा। हाँ? तो इसने जो बॉस ने किसी जैसे कहता है ना अपन, यहाँ सब काम करने वाले चोर हैं, ऐसा बोल दिया आपने। आप इसमें जो आपके नीचे काम करते हैं उसमें कई लोग ईमानदार भी हैं, बहुत सारे लोग कंसेंसस वर्कर्स भी हैं। कंसेंसस वर्कर्स का अर्थ ही होता है ऐसे काम करने वाले लोग जो काम को अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं। दे आर कॉल्ड कंसेंसियस। बहुत अच्छा वर्ड आना चाहिए, ऑनेस्ट। उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी आदमी की आपने तारीफ करनी हो ना कि ही इज अ कंसेंसियस वर्कर, तो इसका अर्थ होता है एन ऑनेस्ट वर्कर। ये तो कई तो बदमाश होते हैं, दिखाने के लिए काम करते हैं, बाद काम करते नहीं है। तो ये बात फिर उनको डिस्गस्ट का होता है, किसी चीज़ को नापसंद करना, ठीक है ना। तो जब बॉस कह दे अपने ऑफिस में काम करने वालों को कि यहाँ सारे के सारे कामचोर हैं और ये सारे के सारे बेईमान हैं, तो उनमें कुछ लोग ज़्यादा हो सकते हैं, बेईमान हो या कम हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको बुरा तो लगेगा। तो ये इस सेंटेंस का अर्थ है। द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कंसेंसस वर्कर्स डिसगस्टेड। आपके मन में अच्छा लगेगा सबको, आप सबके साथ हमको भी चोर क्यों कह रहे हो? हम इतनी मेहनत से काम करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। स्वीपिंग स्टेटमेंट मीन्स अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट सब पे लागू होता है, फिर अच्छी बात नहीं होती है। जिन्होंने बदमाशी की थी उन्हीं को अलग करके बुला के बोलते हैं या कुछ ऐसे बोलते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे कुछ कहते हैं आप। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग मेहनत से काम करें ताकि जो भी सप्लाई ऑर्डर हमने पूरे करने हैं वो टाइम पे पूरे करें। ऐसे बोलने से ठीक था। फिर ये बोल देता कि आप ध्यान रखूंगा और जिन्होंने ढंग से काम नहीं किया फिर मैं उनको खींचूंगा, आई विल पुल देम अप, ठीक है। नेक्स्ट में आइए बच्चों, इसमें जो फ्रेज है वो है रन हेल्टर स्केल्टर, और तितर पितर करके इधर उधर भागना, इसके ये मीनिंग होता है। टू रन हेल्टर स्केल्टर। कई शब्दों के अर्थ नहीं होते, लेकिन चूंकि इसके साथ, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो कई शब्दों के साथ राइमिंग होते हैं, राइमिंग। इजी बिजी, तो बिजी का थोड़ी अर्थ होता है, इजी का होता है। इट इज इजी बिजी टू डू, इजी बिजी बात कह रहा हूँ। तो ये राइमिंग का तो होता है तुकबंदी चक्कर में ये फ्रेज बन गया। तो इसका अर्थ होता है इधर उधर भागना, ठीक है ना। जल्द तेजी से, एकदम बारिश आ जाए और मैदान में थे सब लोग, फिर क्या करेंगे? एवरीबडी रैन हेल्टर स्केल्टर लुकिंग फॉर शेल्टर। ये अच्छा राइम हो गया है। तो जैसे बारिश शुरू हुई सब इधर उधर भागे शेल्टर के लिए। शेल्टर का जिसके नीचे वो कुछ छत मिल जाए सर के ऊपर। हाँ, तो इसका मीनिंग होता है डिसऑर्डरली हेस्ट। हेस्ट का मतलब जल्दी है, डिसऑर्डरली जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, व्यवस्था के। एक अव्यवस्थित लोगों, अव्यवस्थित तरीके से लोग भागे। चलो आप मैं और लिखता हूँ, स्टार्टेड टू pour down द तेज बारिश होना, एंड एवरीबडी स्टार्टेड रनिंग हेल्टर स्केल्टर फॉर शेल्टर। बड़ा अच्छा रैमिंग हो गया ही है ना बच्चों। वो सिंपल सा है, बोलिए इसको आप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। He was progressing by leaps and bounds. Now by leaps and bounds का होता है to progress very fast, rapidly. सिंपल सा मीनिंग है। एक फ्रेज बना लो, इसको यूज करो। To progress by leaps and bounds. इसका अर्थ होता है प्रोग्रेस रैपिडली, बस।
रैपिडली का मतलब तेजी से, ठीक है। कोई आदमी हॉस्पिटल में है, तेजी से उसकी तबीयत ठीक हो रही है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसका मीनिंग हो जाएगा रैपिडली। हाँ, और किसी का बिजनेस है या कोई चीज़, कोई चीज़ है, ठीक है, इस कंडीशन इज इम्प्रूविंग भी कह सकते हो, जो नहीं प्रोग्रेसिव हो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। इम्प्रूव वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। The flood situation in these states is improving by leaps and सेंटर बनाओ बच्चों, इसको सेंटर बनाओ तभी काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 पे, आर फाउंडर, फाउंडर मतलब जिसने भी किसी चीज़ की नींव रखी है वो व्यक्ति, ठीक है। आर फाउंडर हैड डन अ हरक्यूलियन टास्क, ये फ्रेज है टू डू अ हरक्यूलियन, हरक्यूलियन में चूंकि ये इपोनिम है तो कैपिटल करना पड़ेगा इसको, हाँ ध्यान रखना, हरक्यूलियन टास्क। इसका अर्थ होता है टू डू अ वेरी बिग एंड डिफिकल्ट टास्क, ये इसका मीनिंग होता है, कोई बड़ा या बहुत मुश्किल काम करना, है ना, ये इसका मीनिंग होता है। हरक्यूलस से बना हुआ है, वो बहुत ही ताकतवर आदमी था, ठीक। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सी, वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, ऐसा काम जिसमें बहुत एफर्ट लगे उसको कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। क्लियर है ना? बस। तो कब कोरोना या कोविड-19 इज हरक्यूलियन टास्क, आसान काम नहीं है उसको कंट्रोल करना। तो कब कोविड-19 कंप्लीटली, चलो इसमें ये लगा दूँ, कर भी जगह कंप्लीटली लगाने की जरूरत नहीं है, इरेडिकेट, है ना। इरेडिकेट का अर्थ होता है समाप्त कर देना, टू इरेडिकेट कोविड-19, ठीक है। कंप्लीट इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, इरेडिकेट में उन्मूलन ही होता है ना। 19 इज हरक्यूलियन टास्क। इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, हो गया। तो पुट आवर इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक इज अ हरक्यूलियन टास्क, बड़ा मुश्किल, बहुत भारी काम हो सकता है लेकिन आसान नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक, ये मैंने कई बार क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। एक फ्रेज है टू गेट द सैक, इसका मीनिंग है टू फायर समबडी, और या टू एक्स, टू गेट द एक्स। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी चल गई उसके ऊपर, नौकरी गई, ठीक है। ये रिजाइन नहीं होगा, बाकी इसके दोनों अर्थ होंगे ये, तो ये आंसर हो जाएगा डी और सी। इसका मतलब उसकी नौकरी चली गई। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, पहले जॉब से उसकी नौकरी चली गई, जॉब लगी थी और फिर उसकी चली गई, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। इसको वार्निंग दे रहे हो उसको कह सकते हो वर्क ऑनेस्टली and diligently, and if you don't you will get the sack, you will get the axe, you will be fired, you will be sacked। sack आपका वर्ब भी है, to sack somebody, to fire somebody है ना, ऐसे। इसमें sack आपका नाउन है, पता लगना बच्चों कि उसके आगे दा लगा हुआ है, ठीक है। इसका वर्ब के रूप में इस्तेमाल करो, to sack somebody, to sack somebody, इसका मीनिंग होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। नेक्स्ट में चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ, ना पुट अप विथ कर तो सहन करना, टॉलरेट करना, इंड्योर करना, तो इसका मीनिंग तो इंड्योर होगा। इंड्योर का भी अर्थ होता है सहन करना, टॉलरेट करना, बेयर करना, ठीक है। ये फ्रेज है टू पुट अप विथ समबडी, ये हो सकता है जिसको आप सहन कर रहे हो, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू टॉलरेट, सॉरी मैं अपनी लिखना भूल गया, टू पुट अप विथ, टू टॉलरेट, ठीक है, ठीक है। टू इंड्योर, और क्या, टू बेयर या टू स्टैंड। स्टैंड का तो खड़ा होना और स्टैंड का दोनों होता है। आपने कहना है यार मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आई कांट पुट अप विद दिस नॉनसेंस, ये बकवास मेरे से सहन नहीं होगी, आई कांट बेयर दिस, स्टैंड दिस, टॉलरेट दिस, इंड्योर दिस। ये सारे वोकैब में भी काम आएंगे आपके और फ्रेजेस में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया एंड्योर, ठीक है।
ठीक है, एंड्योर को सहन करना, इसका भी अलग से प्रयोग करो। एंड्योर भारी शब्द है, बड़ी मुश्किलों को सहन करने के लिए। शी हैज़ एंड्योर्ड मैनी सफरिंग्स इन हर लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी दुख झेले हैं। तो कैसे कहोगे? शी हैज़ एंड्योर्ड मैनी ट्रिब्यूलेशंस। मीनिंग का, इसका मीनिंग भी सफरिंग ही होता है, या कह लो सफरिंग्स, एक ही बात है, इन हर लाइफ। तो उसने अपने जीवन में बहुत दुख भोगे हैं, दुखों को सहन किया है। सहन करोगे तो भोग ही रहे हो। ये ट्रिब्यूलेशन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। सफरिंग, और ये काउंटेबल नाउन है ट्रिब्यूलेशन। ओह, आपकी जिंदगी के ट्रबल्स जो आपको दुख देते हैं। और ये दो शब्दों को कभी एक साथ, ये भी एक तरह का इडियम है, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। क्या लिखा है? ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस लिटरेरी है, और इसका तो ट्रबल्स एंड इवेंट्स दैट कॉज सफरिंग, वो घटनाएं, वो दिक्कतें जो आपको सफरिंग पैदा करती हैं। सफरिंग समझिए, दुख पैदा करती हैं। चलो, ये किसी ने बेचारा शादी से दुखी आदमी ने लिख के लिए लिखा होगा, I cannot put up with trials and tribulation of marriage, ठीक है। Anyway, तो इतना भी आदमी को निराशावादी नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। तो मैंने एंड्योर ही बता दिया आपको, ठीक है। एंड्योर का नाउन होता है एंड्योरेंस। फौज में हमारे एंड्योरेंस टेस्ट होते हैं कि ये परेशानी आएगी इनको, बिना खाने के रह सकते हैं, कितना लंबा चल सकते हैं, सब एंड्योरेंस टेस्ट में आता है। ये होते रहते हैं बार बार। Anyway, the failure of crops in successive years करते होते एक के बाद एक कई साल। Put the farmer in a tight, ये तो बहुत सिंपल है, टाइट कॉर्नर होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्रॉप जो है वो बार बार फेल हो गए, एक के बाद एक कई फेल हो गई, तो उसके कारण जो है फार्मर बेचारे एक टाइट कॉर्नर में आ गए, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए। इज इन ए टाइट कॉर्नर, ठीक है, ठीक है। इन दिस केस, इस पुलिस केस में ही इज इन ए टाइट कॉर्नर, डिफिकल्ट सिचुएशन में है। बाकी तो कोई है नहीं, क्लोज रूम में हो नहीं सकता, कोई सेंस नहीं है, स्मॉल फील्ड का कोई सेंस नहीं है। मीडो वर्ड है, एक आना चाहिए आपको। मीडो करते होते चारागाह, मीडो करते होते चारागाह, चारा समझते हो ना आपका, पैश्योर। मैं सोचा था आपको कंफ्यूजन वर्ड में करा दूंगा, ठीक है ना। पैश्योर, चारागाह, ग्रेजिंग ग्राउंड, गाँव के इलाके में होते हैं ना, हरे भरे दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं आप। अंडुलेटिंग मीडोज। एनीवे, कभी आपको मैं अलग से कराऊंगा पैश्योर और पॉस्चर में अंतर। एनीवे, मैंने ऊपर कहा था ना आपको, एक फ्रेज और है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। कोई घोड़ा अगर मर चुका है और उसको आप हिला रहे हो, ठोक रहे हो, उठ जा भाई, अरे कहाँ से उठेगा? तो क्या मीनिंग हो गया इसका? सीधा मीनिंग हो गया वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ऐसा आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपके एफर्ट जो है यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि उसका परिणाम तो कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। अगर कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है तो आपने कहा यार उसको आप बोलना बंद कर दे, स्टॉप टेलिंग हिम, ठीक है ना, स्टॉप एडवाइजिंग हिम, ठीक है। टॉकिंग टू हिम इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। कोई फायदा नहीं, आपका जो कर रहे हो वो सब बेकार हो जाएगा। बाकी सब सिंपल है, इसमें तो और कुछ सिखाने वाला कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का है, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूज चेज। इसका भी मीनिंग ऊपर जैसे ही है, लेकिन इसमें आप किसी के पीछे जाते हो तो वो जो चेज आपकी है उसका परिणाम हमेशा असफलता में लगेगा। ये वाइल्ड गूज से ले रखा है, गूज आपका बतख होता है, वाइल्ड आपका वो जंगली हो गया, तो इसके पीछे जाओगे तो कभी हाथ लगेगी नहीं वो। तो किसी ने कोशिश की अमेरिका जाने की, एंड हिज एफर्ट्स टू गो टू अमेरिका प्रूव टू बी अ वाइल्ड गूज चेज, ठीक है। पुलिस ने किसी अपराध में शामिल लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं। तो मैं क्या कहूँगा आपका, ठीक ना, आपका देयर एफर्ट प्रूव टू बी अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज मीन्स अ फ्यूटाइल सर्च। इसमें सर्च का सेंस जुड़ा हुआ है। सर्च का मतलब आपकी खोज,
ठीक है। और फ्यूटाइल का मतलब जिसका परिणाम जो है असफलता में होगा, ठीक है, ना तो जेन्युइन एफर्ट है, ना आइडियल सीकिंग है, ना फ्रूटफुल हंटिंग है, नो, ठीक है, हिज एफर्ट्स वर फ्यूटाइल, ठीक है। तो उसके एफर्ट्स कैसे निकले, जिनका कोई परिणाम नहीं निकला, इसको कहते हैं वाइल्ड गूस चेज। क्वेश्चन नंबर 19 में, राज कुड नॉट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। ये कई बार सब एग्जाम में आए हुए हैं वैसे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो एग्जाम में ना आया हो, एक आधे नहीं आ सकते हैं। ऑन द कफ का अर्थ होता है क्रेडिट पे, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने की तो कोई चीज़ है ही नहीं आपको, ठीक है। तो आप दुकान में गए, दुकान जान पहचान का था आपका, सामान लिया आपने, कितने हुए ये, अच्छा अभी दे रहे हो, चेक किया, कार्ड से कैसे, नहीं, पुट इट ऑन द कफ। पुट इट ऑन द कफ मीन्स इसको मेरे क्रेडिट खाते में डाल दो, मेरे अकाउंट में चढ़ा दो, बाद में पेमेंट करूँगा, याद करना आपने, ठीक है। आई बॉट इट ऑन द कफ, ऐसे बोलो, आप बोलोगे तभी आपको इंग्लिश आएगी। इसका मतलब मैंने एक उधार में लिया है, आई बॉट इट ऑन द कफ। जिन लोगों ने पुराने पेपर देखे हुए एसएससी के, तो उनको याद आ रहा होगा, हमने ये देखा है, सभी देखे हैं करीबन। क्वेश्चन नंबर 20, बारिश तेज हो रही बच्चों, ये नेट वेट जा सकता है, इसलिए मैं फटाफट आपको करा रहा हूँ। व्हाट इज सैड वाज एन आउट एंड आउट लाई। एन आउट एंड आउट लाई का अर्थ होता है पूरा झूठ, एन आउट एंड आउट का अर्थ होता है कंप्लीट, ठीक है, यानी टोटली लाई है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ये भी आपने याद ही करना है, समझाने की जरूरत है ही नहीं आपको। इफ आई से इट इज आउट एंड आउट वेरी एक्सपेंसिव, तो इसका मतलब टोटली एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, पूरी तरह से महंगा है। जो उसने मुझे कहा वो पूरा झूठ था, आउट एंड आउट लाई। तो बड़ा सुंदर प्रयोग है शब्दों का, देखो आप 21 में, द लग्जरी कार दैट द बॉट टर्न आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट। अब किसी ने लग्जरी कार तो खरीद ली, तो लग्जरी कार खरीदोगे बच्चों, तो उसका जो आपका माइलेज होता है, जिसको अपने एवरेज कहते हैं, वो बहुत पुअर होता है। अब मुश्किल हो रही है, सर्विस भी इतनी महंगी पड़ रही है जिसके आदमी, ऑर्डिनरी सर्विस अगर आपके 2-2,500 की है तो उसके 20,000 की सर्विस क्या हो रहे हैं। तो वाइट एलिफेंट का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़, ठीक है ना आपका, जिसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो, इट इज़ ए कॉस्टली पोजीशन। वाइट आती ले तो लिया आपने, काम में आ नहीं रहा है, शौक पे, है ना, तो लग्जरी कार ले ली, काम आ नहीं रही है और बहुत महंगी पड़ रही है। तो कोई भी कॉस्टली पोजीशन हो जिसमें बहुत पैसा लग रहा है, उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट। एनीवे, एक का ये मतलब कार तेरे को चाहिए इधर उधर जाने के लिए, तो ऐसी कार ले जो जिसका एवरेज अच्छा हो, पार्ट्स वगैरह आराम से मिल जाएँ, सस्ते मिल जाएँ और उसका एवरेज भी अच्छा हो। इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का अर्थ ही होता है ऑनेस्ट, सीधी सी बात है। इसमें समझाने का उसका कोई मतलब नहीं है, क्या समझाना है इसमें, बस आपको फ्रेजेस सीखनी है, ठीक है। ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज वर्क, तो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता है। इसलिए ये लिखा हुआ है, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क वी विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का होता है विकास करना, ठीक है ना, उन्नत बनना, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके जीवन में, ठीक है, धन मिलेगा, पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आने चाहिए आप। एनीवे 23 में, अगर आपने कहा इन दोनों आदमी बीच में नो लव लॉस्ट है, नो लव लॉस्ट, लव था ही नहीं तो घूमेगा कहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, बात समझे आपका। नो लव लॉस्ट मीन्स अगर लव होता, लॉस होता तो नुकसान होता ना, लव तो था ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो उनके आपस में टर्म्स अच्छे नहीं है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन दीज टू बॉयज। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दोनों आपस में बनती नहीं है, दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ ईच अदर। क्लियर है, नो लव लॉस्ट बिटवीन, ठीक है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन दीज टू ब्रदर्स, दोनों की आपस में बनती नहीं है, ठीक है, इनके आपस में अच्छे टर्म्स नहीं है, दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। ये याद करने बच्चों आप, ये भी कितनी बार एग्जाम आया हुआ, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का अर्थ होता है अंडर सस्पिशन, शक में। ही हैज बीन अंडर अ क्लाउड एवर सिंस हिज नेम फिगर, फिगर का मतलब आना, फिगर इन दी एस्पियोनाज केस, ये जासूसी प्रकरण में, जासूसी केस में उसका नाम आ गया और तब से वो शक के दायरे में है ना आपका, इज अंडर सस्पिशन, उसमें शक हो रहा सबका, ठीक है, पुलिस का भी, लोगों का भी, पड़ोसियों का भी, कि पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान जासूसी करते हैं, है ना। क्लियर है, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रैचेड ऑफ द अर्थ। रैचेड कहता है दुर्भागी, ठीक है ना आपका, दुर्भागी लोग होते हैं, गरीब लोग, ठीक है ना आपका,
तो उनको हमको कभी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना है। ये फ्रेज है, बड़ा सुंदर फ्रेज है, 20 बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सिंपल भी है, क्लीशे हो गया है। टू लुक डाउन अपॉन, इसका अर्थ होता है टू ट्रीट समबडी, ऊपर मैंने आपको बताया था ना, कंटेम्पचुअसली, तो किसी को तिरस्कार की नजर से ट्रीट करना। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर, वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अ लेपर। एक आपका कोढ़ी आदमी है तो उसको ऐसे तिरस्कार की नज़र से नहीं देखना चाहिए, जितनी हेल्प हो सके हेल्प कर लो, तिरस्कार मत करो कम से कम, ठीक है। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द लेपर। लेपर का मतलब पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी, है ना। व्हाई आर ट्रीटिंग मी लाइक अ लेपर, ये भी अपने आप में फ्रेज बन जाएगा। तो मेरे से तुम दूर दूर रह रहे हो, हाथ भी नहीं मिला रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हो, नमस्कार भी, अरे मैं लेपर थोड़ी हूँ। लेपर का मतलब कोढ़ी, जिसको कोढ़ हो गया, वैसे कोढ़ फैलने वाली बीमारी नहीं है। एनीवे, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। अगर कोई स्टेटमेंट बात के लिए कह रहे हो डज नॉट होल्ड वाटर, इट मीन्स इट कैनॉट बी बिलीव्ड। ध्यान रखना, अगर आपका स्टेटमेंट आपने कहा मैं तो ये कहूँगा, तो कोर्ट में भी अगर आपने कहा दिस स्टेटमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ विल नॉट होल्ड वाटर, तो इट विल नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है ना, बाय द जजेस एंड अदर पीपल। आप समझ आ गया, ठीक है। और इसका मतलब ये स्टोरी कैसी है जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता, ये स्टोरी अनबिलीवेबल है, इनक्रेडिबल है, कैनॉट बी बिलीव्ड, ठीक है ना। बोलो, ऐसे बोला करो, व्हाट यू से डज नॉट होल्ड वाटर। इसका मीनिंग हो गया व्हाट यू आर सेइंग कैनॉट बी बिलीव्ड। इसका मीनिंग ये हो गया व्हाट यू आर सेइंग, ये मीनिंग है, मैं लिख रहा हूँ, व्हाट यू आर सेइंग कैनॉट बी बिलीव्ड, ये इसका मीनिंग हो गया। इन सबको सीखो बच्चों, आपको और भी आएंगे अभी, मेरे ख्याल से 26 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं थे, और अगला वीडियो फिर मैं आपको इसमें दूंगा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में, ठीक है। टिल देन, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मेरे जब मैं वीडियो अपलोड करूं, इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट होते हैं, पता नहीं बच्चे देख ही नहीं पाते बेचारे, वो भी क्या करें हम, कहीं तो पहुंचता भी नहीं है। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट बने हुए हैं यूट्यूब में, कि अगर आपके भी कुछ हो, मैंने आज कमेंट में कहीं को लिखा था, कहीं कि 20 हैं, 25 हैं, कहीं 200 भी सब्सक्राइबर हैं, तो उनको भी आप कह सकते हो यार थोड़ा सा मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा से तो पेट अपना घड़ा भरेगा, ठीक है, ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप एफर्ट करोगे तो मेरे भी काम बन जाएगा, और आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे, ये सब फ्री का है ना। कोशिश मेरी यही होती है, मैंने जो भी आपके बनाए हैं बहुत मेहनत से बनाए, मैंने इन्वर्जन का इतना डिटेल में दिया है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, वो भी बच्चों ने नहीं देखा है, इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज। लोग तरसते हैं, मुझे पता है, कहना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन कई जगह पढ़ाते हैं वो 8-10 बताते हैं, मैंने पता नहीं क्या 100 के आसपास एग्जाम्पल दे रखे हैं उसको, और 3 पार्ट में बनाया है इन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 थोड़ा छोटा है, थोड़ा सारे मेगा से 40-50 मिनट का एक एक वीडियो है। तो मुझे ऐसे लगता है मैंने नॉन फिनाइट वर्ब्स इतनी डिटेल में कराई हैं, शायद उसके 5 पार्ट है। सब्जेक्टिव मूड कराया है इतना डिटेल में, हे भगवान, कहीं मुझे अफसोस होता है आपको यार कि इनको बच्चों को सब्जेक्टिव मूड अगर किसी बच्चों को नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में कैसे करेगा वो, उसको तो पता ही भी नहीं सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। 2 ही मूड पता है उसको, आपको बस, एक इंपेरेटिव मूड, एक आपका इंटरोगेटिव मूड। तो सब्जेक्टिव मूड पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का ये जो चैप्टर गिना रहा हूँ, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब पता नहीं है, आराम से मिलता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। देखो जाके, आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को चेक करना, मुझे अभी याद नहीं है मैंने कितने पार्ट में कराया था, लेकिन मुझे पता है मैंने इसको बहुत डिटेल में कराया। कितना अफसोस होता है कि यार बच्चे करना नहीं चाहता क्या, इंग्लिश सबको ठीक करनी है, एग्जाम दे जाना दे आप। व्हाट यू डज नहीं है रे, क्या था, व्हाट यू से, अच्छा ये से तो लिखा ही नहीं मैंने। व्हाट यू से डज नॉट होल्ड वाटर,
इसका मतलब व्हाट यू से या व्हाट यू आर सेइंग कैन नॉट बी बिलीव्ड। इतनी शानदार आपकी सब चीज़ें हैं बच्चों ये, तो अपना थोड़ा सा टीचर के लिए भी थोड़ा सा कर दो, है ना। नहीं तो कभी ये क्या करें फिर, आपका जो कुछ नहीं मिलेगा तो बंदी होगा ही। तो चलता रहे सबकी ज़िंदगी भी, ये भी कोरोना काल में, है ना। अभी टाइम भी है इसलिए मैं दे पा रहा हूँ आपको। मेरी जो अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो टाइम ही नहीं मिलता कि देने को आपको। एनीवे, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो शायद मैं उसका बनाऊंगा, है ना। कई लोगों ने कमेंट्स में डिमांड भी किया था कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का, ठीक है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी इतनी उसमें गहराई है जिसके हद नहीं है। सेंटेंस करेक्शंस हैं वो बहुत गहरे हैं, हाँ। इसके बाद में मैं सेंटेंस करेक्शन दूंगा, फिर आपको मैं वो दूंगा।